तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं जीनत सिद्दीकी। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। धान की फसल में समेकित नाशीजीव प्रबंधन पर जानकारी। आम के बागान में इस समय किए जाने वाले प्रबंधन। ऑयस्टर मशरूम की खेती करके किसान ले सकते हैं अच्छी आय। किसान भाइयों, कल के अंश में आपने धान की फसल को हानि पहुंचाने वाले कीट और रोगों के प्रबंधन की यांत्रिक विधि के बारे में जाना। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस फसल में लगने वाले कीट व्याधियों के नियंत्रण की रासायनिक विधि के बारे में आपको जानकारी देंगे, जो प्रस्तुत है कार्यक्रम के आज के इस विशेष अंश में। समेकित नाशी जीव प्रबंधन में आखिरी विकल्प रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग। फसल की अवस्था की वजह से कौन कौन से कीटनाशक रोग कीट के ऊपर प्रभाव डालते हैं, अब हम इसकी जानकारी लेते हैं। पौधशाला अवस्था में गॉलमेज 1 एकड़ के 100वें भाग पौधशाला में कार्बोफ्यूरैन 3G दानेदार 160 ग्राम या फॉरेट 10G दानेदार 50 ग्राम का प्रयोग बीज डालने के 7 से 10 दिन के बाद में पौधशाला में हल्का पानी डालकर छिड़क देते हैं, या तरल कीटनाशक मोनोक्रोटोफास 2 मिलीलीटर या क्लोरोपाइरिफॉस 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। तना छेदक स्टेम बोरर पौध को निकालने के 5 दिन पूर्व कार्बोफ्यूराइन 3G का 200 ग्राम दानेदार दवा का प्रयोग करने से रोपाई उपरांत 25 से 30 दिन तक फसल पर कीट का प्रकोप नहीं होता है। सूत्रकृमि बीज बुवाई के पहले 1 एकड़ के 20वें भाग यानी पौधशाला में 2 किलोग्राम कार्बोफ्यूराइन 3G का प्रयोग करें, या पौधरोपण के पहले खेतों में कदवा के समय 50 किलोग्राम प्रति एकड़ नीम केक का प्रयोग करें। पौधशाला अवस्था में खरपतवार नियंत्रण के लिए ब्यूटाक्लोर 50 EC 1.5 से 2 लीटर को 200 लीटर पानी में मिलाकर बुवाई के 7 से 8 दिन के उपरांत छिड़काव करना चाहिए, अथवा बुवाई के 14 से 15 दिन उपरांत साई हालो पॉप ब्यूटाइल 10 EC 400 मिलीलीटर को 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ में छिड़काव करना चाहिए। गॉलमेज तना छेदक कीट जिस खेत में प्रकोप करता है, वहां पौध रोपाई से पहले पौध उपचार करना अत्यंत आवश्यक है। 250 मिलीलीटर क्लोरोपाइरिफॉस को 250 लीटर पानी में मिलाकर इस घोल से 1 एकड़ में लगाए जाने वाले पौध को 12 घंटे तक उपचारित करें। यह कीटनाशक रक्षा कवच जैसा काम करके पौध रोपण के 22 से 25 दिन तक किसी भी प्रकार के कीट को आने से रोकता है।
रोपाई उपरांत खरपतवार नियंत्रण के लिए 1 वर्षीय खरपतवार नियंत्रण हेतु ब्यूटाक्लोर 50 EC 1 लीटर से 1.5 लीटर या एनिलोफॉस 30 EC 500 मिलीलीटर या प्रिटिलाक्लोर 50 EC 500 मिलीलीटर अथवा बेंथियोकॉर्ब 50 EC 1.5 से 2 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से 25 किलो बालू में मिलाकर 3 से 5 दिन के अंदर छिड़काव करके खरपतवारों से नियंत्रण पाया जा सकता है। सभी प्रकार के खरपतवार यदि धान के खेत में उगते हैं तो उसके नियंत्रण हेतु प्रति एकड़ 4 किलो 5% दानेदार ब्यूटाक्लोर एवं 4 किलो 2,4-D इथाइल एस्टर को 20 किलो सूखे बालू में मिलाकर रुपाई के 3 से 4 दिन के अंदर छिड़काव करने से सभी प्रकार के खरपतवारों पर नियंत्रण पाया जा सकता है और इन दवाओं के प्रयोग के समय खेत में 3 से 4 सेंटीमीटर पानी भरा होना चाहिए तथा खेत का पानी बाहर ना निकले इसके लिए समुचित उपाय करने चाहिए। कल्ले की अवस्था में तना छेदक, गौलमिच, पत्ती लपेटक, भूरा हरा एवं सफेद फुदका, सैनिक एवं हिस्पा कीट के नियंत्रण के लिए कार्बोफ्यूरान 3G दानेदार 10 किलोग्राम या फॉरेट 10G दानेदार 5 किलोग्राम या काट ऑफ हाइड्रोक्लोराइड 10 किलोग्राम दानेदार प्रति एकड़ के हिसाब से खेतों में बिखेर दें या मोनोक्रोटोफॉस 1.6 मिलीलीटर या क्लोरोपाइरोफॉस 2 मिलीलीटर या फॉस्फोमिडान 2 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। सूत्रकृमि के नियंत्रण के लिए 12 किलोग्राम कार्बोफ्यूरान प्रति एकड़ का प्रयोग करें। रेडी से लेकर गोब की अवस्था पर भूरा हरा एवं सफेद फुदका इन कीटों के नियंत्रण के लिए मोनोक्रोटोफॉस 2 मिलीलीटर या बीपीएमसी 2 मिलीलीटर या कार्बोरिल 3 ग्राम या एसीफेट 1.5 ग्राम या इमिडाक्लोपिड 0.6 मिलीलीटर या थायोमिथोक्साम 0.2 ग्राम या इथोफेन फ्लॉक्स 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर पौधे के निचले हिस्से पर छिड़काव करें। पुष्पण अवस्था से दाना बनने की अवस्था तक सैनिक कीटों के नियंत्रण के लिए क्विनोलफॉस 2 मिलीलीटर या मोनोक्रोटोफॉस 1.6 मिलीलीटर और या डाइक्लोरोवॉस 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर फसल पर छिड़काव करें। गंधी बग या मोनोक्रोटोफॉस 1.6 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। मिलीबग एवं दहिया कीट कार्बोफ्यूरान 3G दानेदार 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें या मोनोक्रोटोफॉस 1.6 मिलीलीटर का प्रति लीटर पानी मिलाकर छिड़काव करें। रोग नियंत्रण झोंका 1 ग्राम कार्बेंडाजिम या 1 मिलीलीटर एडिफेनफॉस या 0.6 ग्राम ट्राइसाइक्लोजोल प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। आवरण झुलसा रोग हेक्साकोनाजोल 5 EC 2 मिलीलीटर या प्रोपिकोनाजोल 25 EC 1 मिलीलीटर या 2 मिलीलीटर वैलिडामाइसिन प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। जीवाणु झुलसा रोग 1 ग्राम स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट और 30 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें या 1 ग्राम पोसामाइसिन और 30 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। आवरण सड़न भूरा धब्बा रोग 1 ग्राम कार्बेंडाजिम या 3 ग्राम मैनकोजेब प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। कंडवा रोग 1 ग्राम कार्बेंडाजिम या 2.5 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। राइस टुंगरू वायरस विषाणु रोग के नियंत्रण के लिए रासायनिक दवा का प्रयोग ना करें। इसके लिए राइस टुंगरू वायरस को फैलाने वाला वाहक कीट का नियंत्रण करें तथा विषाणु जनित ग्रसित पौध को खेत से निकालकर जला दें। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। आम के बाग में अगले वर्ष अधिक मात्रा में बौर आए और उत्पादन भी अधिक हो, इसके लिए बाग में अब उचित देखरेख और प्रबंधन करें, क्योंकि आमतौर पर किसान फलों की तुड़ाई के बाद बाग के प्रबंधन पर कोई खास ध्यान नहीं देते। तो आम के बाग में इस समय कौन से प्रबंधनों को करने की जरूरत है, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं CSA कानपुर के वैज्ञानिक डॉक्टर विवेक कुमार त्रिपाठी। देखिए, इस समय बरसात का मौसम चल रहा है तो बगीचे में खरपतवार बहुत अधिक आपके उगाते हैं। खरपतवारों से नुकसान ये रहता है कि हमारे मुख्य पौधे से खाद के लिए, पानी के लिए, अन्य पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा करते रहते हैं। साथ ही साथ ये बहुत से हानिकारक कीटों को अपने में छुपाए रखते हैं। किसान भाइयों, इस समय आप इनको खुरपी से, हाथ से या फाड़ियों की सहायता से निकालकर थाले को साफ बनाए रखें। साथ ही साथ जो संस्तुत मात्रा में आपके पौधे की उम्र के अनुसार खाद की मात्रा है, अर्थात यदि पौधा आपने नया लगाया है, नवरोपित 1 वर्ष का पौधा है, तो आप 100 ग्राम नाइट्रोजन, 50 ग्राम फास्फोरस, 100 ग्राम पोटाश को 2 बार में देंगे। यदि उम्र बढ़ती जाती है तो प्रतिवर्ष इसी मात्रा को दोगुना करते जाते हैं और 10 वर्ष के उपरांत प्रति वर्ष 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 500 ग्राम फास्फोरस और 1 किलोग्राम पोटाश प्रति वर्ष की दर से 2 बार में देते हैं। इन तत्वों की पूर्ति के लिए आप 2 किलोग्राम यूरिया, 3 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 1.5 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश का प्रयोग करेंगे, जिसमें से यूरिया की आधी और अन्य उर्वरकों का प्रयोग आप इस समय करें और आधी यूरिया का प्रयोग जब छोटे छोटे फल बन जाएं तब करें। इससे हमारी एकांतरित फलन की समस्या भी बहुत समय तक सॉल्व हो जाती है। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा, यदि आप कुछ जैव उर्वरकों को प्रयोग कर सकते हैं, 50 ग्राम एजोटोबैक्टर, 50 ग्राम एजोस्पिरिडियम और 50 ग्राम PSV प्रति वृक्ष की दर से थाले में डाल देते हैं। तभी ध्यान रखना होगा कि थाले के पास आपको मल्चिंग करके नमी को संरक्षित रखने के लिए जरूरी ध्यान देना आवश्यक है। यदि सूखा रह जाएगा तो हमारे सूक्ष्म पोषक जो सूक्ष्म जीवाणु हैं मर जाएंगे और हमारे एजोटोबैक्टर, एजोस्पिरिडियम यानी जो हम जैव उर्वरक डालें उनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। कभी कभी किसान भाइयों देखते हैं कि पौधों पर आपके कीड़े तैयार हो जाते हैं। सूट बोरर है जो तने में छेद करता रहता है और बुरादा निकालता रहता है। इसके नियंत्रण के लिए आप ध्यान दें कि 5 ml या 4 ml पेट्रोल एक सिरिंज में लेकर आप छेद में डाल देते हैं और छेद को गीली मिट्टी या कॉटन लगा के बंद कर देते हैं, जिससे कुछ समय बाद जब गीली मिट्टी या कॉटन निकल जाती है उस समय भी वहाँ से कोई भी बुरादा नहीं निकलता, अर्थात कीड़ा मर जाता है। कभी कभी आप देखते हैं कि पौधों की पत्तियाँ सूखी हो जाती है, पौधों की शाखाएँ पीछे से सूखने लगती हैं। इसको हम डाईबैक कहते हैं। इसके नियंत्रण के लिए 4 ग्राम कॉपर सल्फेट को 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर देते हैं या 100 ग्राम की दर से पौधे के पास मुख्य पोषक तत्व कर जमीन पर डाल देते हैं, जिससे डाईबैक की समस्या समाप्त हो जाती है। इस प्रकार से आप उचित ढंग से खाद पोषक तत्वों का प्रबंधन इस समय करेंगे, पौधों से खरपतवार को निकालते रहेंगे। साथ ही साथ आप बीमारी कीड़े के अनुसार दवा डाल देंगे तो सिस्टमेटिक रसायन का प्रयोग करेंगे। आप इस प्रकार से अधिक उपज लेते हुए अपने लाभ को दोगुना करने में सहायक होगा। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर।
मशरूम की खेती कम लागत में अधिक फायदे की खेती है। अगर हम ऑयस्टर मशरूम की बात करें तो कुछ खास प्रबंधनों को अपनाते हुए आप इसकी खेती कर सकते हैं। तो कौन कौन से ये प्रबंधन है, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर अविनाश नागदा। मशरूम की खेती अपन मुख्यतः भारत में 3 से 4 प्रकार की होती है। यूँ तो पूरा मशरूम 25,000 प्रकार की पाई जाती है, पर मुख्यतः 3 से 4 मशरूम अपन इसको उगाकर अपने आजीविका का साधन कमा सकते हैं। ऑयस्टर मशरूम, जिसे ढीगरी मशरूम के नाम से भी जाना जाता है, इसे उगाने का उचित समय सितंबर माह से मार्च माह तक होता है। इसके लिए उचित तापमान 18 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। ऑयस्टर मशरूम उगाने के लिए कुछ आवश्यक सामग्रियों की जरूरत होती है। वह इस प्रकार है, जैसे धान के तिनके या भूसे जो फफूंदी रहित हों, 400 गेज मोटाई की प्लास्टिक शीट, भूसा या तिनके को उबालने के लिए ड्रम, टाट के बोरे, मशरूम बीज के रूप में स्पॉन, एक छिड़काव यंत्र स्प्रेयर। मशरूम उगाने का घर 10 गुणा 8 मीटर के आकार का होना चाहिए। किसान भाइयों, अब अपन ढींगरी मशरूम को बनाने की विधि के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इसको बनाने के लिए एक ड्रम में सूखा भूसा भरेंगे। फिर इसको 80 डिग्री तापमान पानी को अपन इसके अंदर डालेंगे। इसको 1 घंटे तक पानी को भूसे के अंदर मिलाकर 1 घंटे तक इसको रखेंगे। 1 घंटा रखने के बाद फिर भूसे को बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद पानी बाहर निकल जाएगा। उसको फिर अपन 3 किलो तोल कर एक पॉलीथीन शीट बिछाकर साफ सुथरी जगह पर डालेंगे और उसके 3 किलो ढेर के अंदर अपन 100 से 120 ग्राम बीज मिलाएंगे। बीज मिलाने के बाद इसको पॉलीथीन थैलों में भरेंगे। इस प्रकार से अपन पॉलीथीन थैलों में भरेंगे। वो पॉलीथीन थैलों में भरने के बाद एक बंद कमरे में 20 से 25 दिन तक इसको रखेंगे और 20 से 25 दिन तक इसको ना अपने पानी नहीं पिलाना है और 20 से 25 दिन तक पूरे मशरूम के अंदर इसकी फंगस बढ़ती जाएगी। पूरी फंगस बढ़ने के बाद फिर अपने पॉलीथीन थैलियों को हटाएंगे। थैलियाँ हटाने के बाद इसको फिर पानी पिलाएंगे। इसके अंदर तापमान अपने को 20 से 25 डिग्री कमरे का तापमान चाहिए और नमी अपने को 70 से 80 डिग्री चाहिए। कमरे में तापमान बढ़ने पर अपन फोगर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फिर यह मशरूम निकलने प्रारंभ हो जाएगी। 2 से 2.5 महीने तक ये मशरूम आती रहती है। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम हृदयपुर, जिला हापुड़ के कृषक जन्मेजय चौहान ने। या तोरिया की उन्नत खेती के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो जन्मेजय चौहान जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। खरीफ और रबी के बीच की फसल है, इसी को हम कैच क्रॉप भी कहते हैं, क्योंकि जैसे कभी बरसात जब नहीं होती है ज़्यादा हमारी, तो धान हम फसल नहीं ले पाते हैं या ऊपर हार भूमि है वहाँ धान नहीं ले पाए हैं, तो हम तोरिया वहाँ पर लेते हैं। किसान भाइयों, देखिए खेत की तैयारी आप ज़रूर अच्छे ढंग से कर लें। वैसे तो ये वर्षा का मौसम होता है, सितंबर तक बरसात हल्की फुल्की होती रहती है, और नहीं है तो आप खेत की तैयारी ज़रूर अच्छे ढंग से कर लें। क्योंकि एक मिट्टी पलटने वाले हल से जो है एक गहरी जुताई कर दें और इसके बाद 2-3 कल्टीवेटर से जुताई करके खेत को थोड़ा भुरभुरा बना लें, क्योंकि ये बीज इसका बहुत छोटा होता है, और पाटा लगा करके और फिर इसकी बुवाई कर देते हैं लाइन में। किसान भाइयों, तोरिया का देखिए है कि जो बढ़िया प्रजातियां हैं उसमें सबसे बढ़िया है टाइप 36। ये पीली होती है। इसी तरह टाइप 9 और भवानी और PT 303, PT 30 ये अच्छी प्रजातियां हैं। लेकिन टाइप 36 पीली है और बाकी जितनी मैंने प्रजातियां बताई ये काली दाने होते हैं इनके। तो इनका उत्पादन भी जैसे जो अभी हमने कहा था कि जो है भवानी है और टाइप 36 है, ये सब 12 से 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। 1 हेक्टेयर पूर्वांचल में 4 बीघे का होता है। इसमें सबसे बढ़िया है वैरायटी PT 303, जिसका उत्पादन 15 से 18 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक है।
इसके अतिरिक्त मध्य पर्वतीय क्षेत्रों के लिए BL तोरिया 3 बेहद उपयोगी है, परंतु यह किस्म 150 से 155 दिन में पकती है। तो ये यदि आपको प्रजाति मिल जाए तो आप इसकी ज़रूर बुवाई करें। और बुवाई का सबसे बढ़िया समय है तोरिया का प्रथम सप्ताह सितंबर का, बहुत बढ़िया। लेकिन भवानी एक ऐसी प्रजाति है इसमें जिसको आप द्वितीय सप्ताह तक, सितंबर के द्वितीय सप्ताह तक ले सकते हैं। लेकिन और जो प्रजातियां हमने बताई हैं उसको हर हालत में आप 15 सितंबर तक उसकी बुवाई कर दें। इसमें बीज दर जो है 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। अब बीज उपचार भी हमें कर लेना चाहिए। यदि बीज उपचार नहीं करेंगे तो आपको कई बीमारियां हैं जो कि तोरिया को नुकसान पहुंचाती हैं, तो आप बीज उपचार ज़रूर करें। और वो बीज उपचार 1 किलोग्राम बीज जो है ले लें और 2 ग्राम थीरम या 2.5 ग्राम थीरम 1 किलोग्राम बीज के लिए पर्याप्त होता है। इससे आप उसको उपचार करके और आप बुवाई तभी करें। किसान भाइयों, इस फसल में उर्वरक का प्रयोग मृदा परीक्षण की संस्तुतियों के आधार पर किया जाए तो सर्वोत्तम होता है। यदि मिट्टी का परीक्षण संभव ना हो पाए, उस दशा में असिंचित क्षेत्रों में 40 किलोग्राम नाइट्रोजन एवं 20 किलोग्राम फास्फोरस का प्रति हेक्टेयर प्रयोग किया जाता है। उर्वरकों की समस्त मात्रा बुवाई के समय कूड़ों में दी जाती है। खाद पर बहुत विशेष ध्यान देना है तोरिया में, क्योंकि नत्रजन जो है वो आपको 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लेना है, ये सिंचित दशा में है। और 50 किलोग्राम आपको फास्फोरस लेना है। आप ध्यान रखें किसान भाइयों, अधिक बहुत ज़रूरी है कि जो फास्फोरस दें वो आप सिंगल सुपर फास्फेट से दें, क्योंकि सिंगल सुपर फास्फेट में 12% सल्फर होता है। और तोरिया के लिए जितनी भी तेल वाली फसलें हैं सब के लिए सल्फर बहुत ज़रूरी है। तो यदि आप सिंगल सुपर फास्फेट नहीं मिला है तो आपको फिर जिप्सम 2 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको ज़रूर देना पड़ेगा, क्योंकि जिप्सम में भी सल्फर पाया जाता है। तो ये किसान भाई ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि अधिकतर किसान भाई ये ध्यान नहीं देते हैं और सल्फर हमारे खेत में नहीं पहुंचता। आजकल कई जगह भूमि का जो परीक्षण किया गया है सल्फर की कमी भी पाई गई है। किसान भाई कभी कभी कहते हैं हमारा उत्पादन बहुत बढ़िया मिल गया, बढ़िया बीज आया, लेकिन जो ऑयल कंटेंट है, जब उसके हम ऑयल कंटेंट तेल निकलवाते हैं तो हमारा तेल परसेंट कम रहता है। तो तेल परसेंट कम रहने का कारण यही है कि आप सल्फर पर विशेष ध्यान नहीं दिए, सल्फर की खाद आपने नहीं डाली है, जिससे हमारा तेल उत्पादन जो तेल की मात्रा है वो प्रभावित हुई है। तो सल्फर जरूर दें, चाहे वो सिंगल सुपर फास्फेट खाद के रूप में दें, और यदि वो खाद नहीं दी है तो जिप्सम का प्रयोग करें। तो बुआई के समय आप आधा नत्रजन यानी 50 किलोग्राम नत्रजन और 50 किलोग्राम जो फास्फोरस हमने बताया वो बुआई के समय ही आप प्रति हेक्टेयर की दर से आप डाल देंगे। जो हमारा शेष नत्रजन बचता है वो आप पहली सिंचाई पर, यानी पहली सिंचाई हम 25 से 30 दिन में करते हैं तोरिया में, तो पहली सिंचाई के बाद हम आप जो शेष नत्रजन की मात्रा है वो हम देंगे। तो ये बात अभी हमने खाद की कही। और जो बुआई की दूरी है वो आप 30 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी और 15 सेंटीमीटर पौध से पौध की दूरी। तो पौध से पौध की दूरी आप जो है एक निराई करके जैसे ही आप बुआई कर देंगे उसके 20 से 20 दिन में, यानी 15 से 20 दिन में आप पहली निराई जरूर करेंगे। और उसी निराई के साथ ही आप जो है बिरिलीकरण कर देंगे, जिससे कि पौध से पौध की दूरी 15 सेंटीमीटर ही रहे, ज़्यादा न हो और कम भी न रहे। पौध वृद्धि है या उत्पादन है वो अच्छा मिलेगा। अब बात आती खरपतवार नियंत्रण। देखिए इसमें चौड़ी पत्ती वाले या कोई भी खरपतवार हो तो आप पेंडीमेथिलीन एक दवा आती है, उस दवा का 3.3 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 2-3 दिन तक, यानी जमाव के पहले इस दवा का आप जरूर छिड़काव कर दें, जिससे जितने भी खरपतवार होंगे वो सब नष्ट हो जाएंगे। 2 पानी बहुत ज़रूरी है तोरिया के लिए सिंचित दशा में। एक पहला पानी आप वही 25 से 30 दिन में का, और दूसरा पानी आप जो है जब उसमें दाना पड़ने लगे। और यदि आपके पास एक ही पानी पर उपलब्ध है तो आप फूल आते समय पानी दे दें, उससे भी आपका उत्पादन बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होगा, अच्छा मिल जाएगा। किसान भाई तोरिया लेने के बाद तुरंत गेहूँ लेता है,
तो हम इसीलिए 15 सितंबर तक, यानी 1 सितंबर 2 सितंबर इसी में हम इसकी बुवाई कर दें हर हालत पर, जिससे कि हमारा खेत खाली हो जाए हर हालत पर नवंबर के लास्ट तक या 15 दिसंबर तक खाली हो जाए, और हम जिससे गेहूं, हमारी जो विलंब की दशा में जितनी प्रजातियां गेहूं की हैं वो हम ले सकें और हमारा गेहूं का उत्पादन भी प्रभावित न हो। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हमें उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-4192-155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। धान की फसल में समेकित नाशीजीव प्रबंधन पर जानकारी। अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए कैसे करें दुधारू पशुओं के आहार प्रबंधन। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।